हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपको स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप भाई पढ़ाई करते होंगे। तो भाई अभी 10 बज गए हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ईपीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ भाई। इससे पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन चैप्टर 11 से लेकर 15 तक करवाया था और इस वीडियो में आपको चैप्टर 16 से लेकर 23 तक करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपका बहुत सारा एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और इसमें से कल जो एग्ज़ाम होने वाला है ईपीएस में भाई, ईपीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड सिटिंग में, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में टकराएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलो भाई थोड़ा सा निबारा कर लेते हैं और भाई पहले फ्लाइट मोड लगा लेते हैं, ना तो यार इसे भाई मैसेज करते करते ना को मुँह देगा भाई, समझा? मैसेज करते करते मुँह देगा भाई। पहले फ्लाइट मोड लगाते, रुक जा। सब यार बगैर काम वाला आदमी संग ना कोई काम ना रहता है। चलो फ्लाइट मोड लगा दिया भाई। दिन रात पढ़ेंगे, तुम लोग को भी पढ़ाएंगे। चलो चलो थोड़ा सा निबारा कर लेते हैं भाई। 16 नंबर चैप्टर भाई के नाम क्या है? प्रौद्योगिकी का चयन है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है भाई। तो क्वेश्चन 1 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर क्या बोल रहा है? 12 सा कर लिए, देख लो भाई यहाँ पे। क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है कि श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है भाई, किसके लिए है? जो श्रम गहन जो तकनीक होता है किसके लिए उपयोगी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विकासशील देश के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर। शीघ्र आर्थिक विकास में, सामाजिक प्रभाव में और रोजगार अवसर वृद्धि में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध होता है तो प्रकृति में क्या है? अविचल है भाई, यानी कि प्रकृति में क्या है? स्थिर है, यानी कि अविचल है। अविचल का मतलब क्या? माने कि स्थिर है, रुका हुआ है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई आपका? ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर भाई सी हो जाएगा, सॉरी 4 आंसर हो जाएगा भाई आपका। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूंजी गहन प्रौद्योगिकी इतना उपयोगी नहीं है क्योंकि यह उपभोक्ताओं का शोषण करता है भाई। जो पूंजी गहन जो तकनीक होता है भाई, क्यों ना ज़्यादा उपयोगी इसको माना जाता है? क्योंकि जो उपभोक्ताओं को भाई क्या करता है? शोषण करता है, विदोहन करता है, शोषण करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तकनीक के प्रकार है। तकनीक के 2 प्रकार होता है, एक होता है श्रम गहन तकनीक होता है, दूसरा क्या होता है? पूंजी गहन तकनीक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक दोनों हो जाएगा भाई। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रम गहन तकनीक के लाभ हैं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक अनुदानों का सृजन करना होता है, रोजगार अवसरों में वृद्धि करना होता है, उत्पादन जो होता है उच्च स्तर में वृद्धि करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिक मात्रा में श्रम का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अधिक मात्रा में श्रम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो श्रम गहन तकनीक में करते हैं भाई। और पूंजी गहन तकनीक में माने क्या करते हैं? श्रम का कम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों लगाते हैं भाई। पूंजी गहन तकनीक क्या है भाई? पूंजी गहन तकनीक वह तकनीक है जहाँ पे माने कि बड़ी बड़ी मशीनों से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और श्रम गहन तकनीक वह तकनीक है जिसमें हम लोग माने कि छोटी छोटी मशीनों से उत्पादन करते हैं और श्रम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और पूंजी गहन तकनीक में क्या करते हैं? श्रम का कम प्रयोग करते हैं। तो अधिक मात्रा में श्रम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है भाई? तो पूंजी श्रम गहन तकनीक में किया जाएगा। और कम मात्रा में श्रम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पूंजी गहन तकनीक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिक मात्रा में पूंजी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है भाई? तो पूंजी गहन तकनीक को किया जाएगा। बड़ी बड़ी मशीन यहाँ पे लाना पड़ता है भाई, बड़ी बड़ी मशीन माने कि खरीद के लाना पड़ता है उत्पादन करने के लिए गुड्स का। तो इसलिए यहाँ पर पूंजी गहन तकनीक में क्या होता है? ज़्यादा पूंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? बोला है कम मात्रा में पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे भाई? तो श्रम गहन तकनीक में। श्रम गहन तकनीक में हम लोग क्या करते हैं भाई? हमको बड़ी बड़ी मशीनें खरीदना नहीं पड़ता, बल्कि बहुत सारे काम क्या करते हैं हम लोग? लेबर से काम करवाते हैं, मजदूरों से काम करवाते हैं, श्रम से काम करवाते हैं। इसलिए यहाँ पे पूंजी का प्रयोग भाई कम किया जाता है, क्योंकि कम पूंजी का प्रयोग करने से हम बड़ी बड़ी मशीन का भाई प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे श्रम गहन तकनीक में क्या करते हैं? ज़्यादातर जो काम करवाते हैं किससे काम करवाते हैं? श्रम से काम करवाता है। इसलिए यहाँ पर पूंजी का कम प्रयोग होता है भाई। और पूंजी गहन तकनीक में क्या होता है? पूंजी का ज़्यादा प्रयोग होता है भाई, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें खरीदना पड़ता है गुड्स को उत्पादन करने के लिए। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कम मात्रा में श्रम का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो पूंजी गहन तकनीक में भाई किया जाएगा। पूंजी गहन तकनीक में श्रम का कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है और पूंजी का ज़्यादा प्रयोग भाई किया जाता है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वाला क्वेश्चन है कि पूंजी गहन तकनीक जो है डैंस का प्रकार है, तकनीक का प्रकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम गहन तकनीक की जो प्रकृति होती है कैसा होता है, तो स्थिर होता है भाई, रुका हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है कि औद्योगिक वाटिकाएं डैश प्रदान करती है, तो रोजगार के अवसर प्रदान करती है। औद्योगिक जो वाटिकाएं होती है क्या प्रदान करती हैं, तो रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। इसका 3 का आंसर क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रम गहन तकनीक के डैश देश के लिए भाई आवश्यक होता है। जो श्रम गहन जो तकनीक होता है किसके लिए ज़्यादा आवश्यक माना जाता है भाई, तो विकासशील देश के लिए आवश्यक होता है। पूंजीगत तकनीक किसके लिए माना जाता है, तो विकसित जो देश होगा उसके लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि श्रम गहन तकनीक के लाभ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। त्वरित आर्थिक विकास भाई, उच्च स्तर उत्पादन के उच्च स्तर और मान्य रोजगार अवसर में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा आपका पूंजीगत तकनीक के लाभ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पादन तकनीकों के प्रकार है, तो उत्पादन तकनीक के जो प्रकार है यहाँ पे क्या है आपका, सी हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा भाई। विस्तृत उत्पादन एवं बड़ी बैच प्रौद्योगिकी और इकाई एवं अल्प बैच प्रौद्योगिकी होता है और नियंत्रण पाप और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी होता है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तकनीकी के चयन करने संबंधी निर्णय लेने वाला घटक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। विद्यमान प्रौद्योगिकी स्तर होता है, संस्थागत लक्ष्य व्यवस्था हो जाता है, सरकारी नीति होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 में आ गए हम लोग भाई। बोल रहा है कि वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में भाई कैसा है, तो अप्रत्यक्ष उत्पादन है। हम लोग माने कि जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं कैसे करते हैं भाई, गुड्स का जो प्रोडक्शन करते हैं हम लोग माने कि इनडायरेक्टली करते हैं भाई, अप्रत्यक्ष उत्पादन है आज के डेट में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि डैश का प्रयोग ग्राफ यातायात अथवा सिंप्लेक्स से रीतियों में किया जाता है। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे भाई क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीनियर मूल्यांकन हो जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, लीनियर मूल्यांकन हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा। उत्पाद निरीक्षण कौन कौन सा पहलू होता है, तो उत्पाद निरीक्षण होता है, प्रक्रिया निरीक्षण होता है और निरीक्षण विश्लेषण होता है, तो ये 3 पहलू होता है उत्पाद निरीक्षण के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पाद रूपरेखा की प्रक्रिया को विभाजित किया जाता है, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है भाई। बताओ कौन कौन सा होता है। फर्स्ट होता है आपका उत्पाद निरीक्षण होता है, दूसरा क्या होता है निरीक्षण विश्लेषण होता है। 2 वर्गों में विभाजित करता है उत्पाद रूपरेखा को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण शामिल होता है, तो प्राथमिक होता है भाई, द्वितीयक होता है और सहायक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेवा बोलते हैं, या इसको बोलते हैं तृतीयक बोलते हैं, तृतीयक होता है भाई। ये 3 तरह से हम लोग किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि किसी भी लघु उपक्रम की रीड उसके द्वारा प्रदत्त उत्पाद अथवा डैश होता है, तो सेवाएं होता है भाई। क्या होता है, किसी भी जो उपक्रम होता है उसकी रीड क्या होता है भाई, तो सेवाएं होता है। अगला क्वेश्चन मिल रहा है कि उत्पादन का प्रारंभ बाजार डैश के द्वारा होना चाहिए, मांग क्या द्वारा होना चाहिए भाई। मान लीजिए कि आप मैंने कोई सामान का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप पहले अपना सामान का गुड्स का मांग जो है मार्केट में देख लो भाई, तभी कोई सामान का उत्पादन करो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा भाई, बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पाद रूपरेखा का संबंध उपक्रम की डैश से है, तो छवि से है। उत्पाद रूपरेखा का संबंध क्या है भाई, उपक्रम के छवि से है। मान लीजिए आप उत्पाद ऐसा तैयार कीजिए ताकि आपका माने कि व्यवसाय जो है आपके बाज़ार में उसका छवि बना रहा है, समझा। उत्पाद पर ही डिपेंड करता है, व्यवसाय की छवि डिपेंड करता है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिल रहा है कि किस्म नियंत्रण अथवा गुणवत्ता नियंत्रण की विधियाँ हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। निरीक्षण विधि होता है भाई आपका, सांख्यिकी विधि होता है, एक और विधि होता है मार्गदर्शन निर्देशक विधि होता है, 3 विधि होता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पादन के विभिन्न प्रकार है, तो प्रत्यक्ष उत्पादन होता है और अप्रत्यक्ष उत्पादन होता है। हम लोग कोई भी सामान का जो उत्पादन करते हैं, एक होता है डायरेक्टली होता है, एक होता है क्या, इनडायरेक्टली होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है कि उत्पाद रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उत्पाद रूपरेखा जब तैयार करते हैं तो उस समय भाई प्रमापीकरण को देखा जाता है, और उसके बाद क्या देखा जाता है, विश्वसनीयता को देखा जाता है भाई, विश्वसनीयता को देखा जाता है, और मान्य कि पुनः उत्पादनशीलता को देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस नियंत्रण का उद्देश्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है आपका, डी हो जाएगा भाई। ग्राहकों के स्वीकार्य योग्य प्रमापी की स्थापना करना और दोषपूर्ण उत्पादों से ग्राहकों को दूर रखना और निर्धारित प्रमापों के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यहाँ पे भाई डी होगा। चलिए अब चैप्टर नंबर 19 में आ गया भाई, 18 नंबर चैप्टर खत्म हो गया भाई।
चैप्टर 19 में क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि विज्ञापन का उद्देश्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका डी हो जाएगा भाई। संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना होता है और ग्राहकों को सूचना देना होता है और मार्गदर्शन करना होता है और उत्पाद को प्रचार करना होता है, उत्पाद के बारे में प्रचार करना होता है। ये विज्ञापन का उद्देश्य है भाई। आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संभावी ग्राहक होते हैं, तो भाई संभावी ग्राहक कौन होता है, तो लोग जिन्हें सेवा अथवा उत्पाद की आवश्यकता है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो लोग सेवा अथवा उत्पाद खरीदने के लिए योग्य हैं और जो सेवाएं अथवा उत्पाद क्रय करने के इच्छुक है, यही क्या होता है भाई, संभावित ग्राहक होता है। तो ये सभी ऑप्शन सभी हो जाएगा, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा इसका आपका। अगला क्वेश्चन बोला कि व्यक्तिगत विक्रय भाई क्या है, तो मौखिक प्रस्तुति है। व्यक्तिगत विक्रय में भाई क्या होता है कि विक्रेता भाई जो होता है क्रेता के पास जाके भाई आमने सामने संपर्क करता है और मानने की वार्तालाप करता है, बातचीत करता है और अपनी वस्तुओं को बेचने की कोशिश करता है और अपनी वस्तुओं को बेचता है। तो क्या है आपका मौखिक प्रस्तुति है भाई, समझा। ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके बाज़ार में शामिल है, तो आपके क्षेत्र के सभी व्यक्ति शामिल है भाई। वे व्यक्ति जिन्हें आपके सेवाएं अथवा उत्पाद की आवश्यकता है और वे व्यक्ति जो इनका भुगतान करना चाहते हैं या भुगतान करने के लिए योग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोला कि विज्ञापन भाई क्या है, तो एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया है भाई। जो विज्ञापन हम लोग करते हैं क्या है, वो सभी के लिए है भाई, व्यक्तिगत नहीं होता। पर्सनली हम विज्ञापन किसी को नहीं करते भाई। विज्ञापन जो किया था किसी भी सामान के बारे में, वो सबके लिए होता है भाई। तो इसलिए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विज्ञापन होता है, तो विज्ञापन क्या होता है, तो अव्यक्तिगत होता है। विज्ञापन जो होता है इम्पर्सनल होता है भाई, सबके लिए होता है, सिर्फ पर्सनली थोड़ी होता है किसी के लिए भाई। विज्ञापन किसके लिए होता है, तो अव्यक्तिगत होता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्तिगत विक्रय होता है, तो व्यक्तिगत जो विक्रय होता है क्या होता है, व्यक्तिगत होता है भाई। हम लोग इसमें जाकर क्या करते हैं, पर्सनली गुड्स का सेल करते हैं। इसमें जो विक्रेता होता है पर्सनली क्रेता के पास जाकर भाई क्या करता है, गुड्स का सेल करता है। इसलिए विज्ञापन जो व्यक्तिगत विक्रय होता है क्या होता है भाई, ये व्यक्तिगत होता है। अगला क्वेश्चन बोला कि विज्ञापन होता है तो ग्राहकों उन्मुखी होता है। ग्राहक के लिए हम लोग माने विज्ञापन करते हैं भाई कि अपना सामान बेचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य है उत्पादोन्मुखी है। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य क्या होता है, उत्पादोन्मुखी होता है भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रय संवर्धन का उद्देश्य होता है, तो विक्रय संवर्धन का उद्देश्य क्या होता है, तो भाई विक्रय में वृद्धि करना होता है, मांग में उत्पन्न करना होता है, मांग को बनाए रखना होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला चैप्टर देख लेते हैं भाई। 20 नंबर चैप्टर क्या बोल रहा है। 20 नंबर चैप्टर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि संचयी अधिमान अंशों पर, बड़ा थोड़ा सा निकल लेते हैं भाई। संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष में भाई चाहे फर्म को लाभ हो चाहे फर्म को हानि हो, दोनों कंडीशन में इस पर लाभांश दिया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नगद जो ऋण पत्र होता है कैसा होता है, तो असुरक्षित होता है। नगद जो ऋण पत्र होता है भाई क्या होता है, असुरक्षित, इनसिक्योर्ड होता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिमान अंशों पर लाभांश की दर होती है, तो भाई क्या होता है, स्थिर होता है। जो अधिमान अंश होता है उस पर लाभांश की दर कैसा होता है, तो स्थिर होता है भाई। अधिमान जो अंश होता है उस पर लाभांश की दर क्या होता है, स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि SFC एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था भाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1951 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 1951 में हो जाएगा। यानी कि SFT जो एक्ट है भारत में किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1951 में भाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि IFCI किस वर्ष स्थापित की गई, तो 1948 में। IFCI जो भाई है कब स्थापित किया, तो 1948 में। याद रखिएगा बढ़िया से भाई, क्वेश्चन ही वाला एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि IDBI किस वर्ष स्थापना की गया था। IDBI जो स्थापना कब हुआ था भाई, 1964 में IDBI की स्थापना हुआ था। IDBI जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको बुलाया जाता है। यह कब, इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में स्थापना किया गया था भाई। एक और होता है ICI होता है, ICICI, ये बैंक का स्थापना कब हुआ था भाई, 1955 में हुआ था। याद रख लीजिएगा। ICI जो है इसका कब स्थापना हुआ था, तो 1955 में स्थापना हुआ था भाई। 1955 में। ICI जो होता है बैंक होता है, संस्था होता है, वित्तीय संस्थाएं होता है जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को ऋण देती है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो लगा दीजिएगा 1955 में भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई लाभांश जो होता है, लाभांश क्या होता है, तो लाभ का नियोजन होता है। लाभांश जो होता है क्या होता है, लाभ का नियोजन होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जन निरपेक्ष साधन है, तो मध्यकालीन वित्त का साधन है भाई। मध्यकालीन वित्त का साधन जन निरपेक्ष होता है। अगला बोल रहा है कि बॉन्ड ऋण साधन है, तो बॉन्ड ऋण साधन किसका होता है, दीर्घकालीन वित्त का होता है भाई। बॉन्ड ऋण जो साधन होता है ये मध्यकालीन वित्त का होता है भाई। क्या होता है, मध्यकालीन वित्त का होता है, दीर्घकालीन वित्त का नहीं होगा भाई।
बॉन्ड जो ऋण साधन होता है क्या होता है, मध्यकालीन वित्त का होता है भाई, ये भी होगा। जन निरपेक्ष साधन मध्यकालीन वित्त का, और बॉन्ड ऋण साधन मध्यकालीन वित्त का, दोनों क्या होगा, मध्यकालीन वित्त का साधन होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश निगमन एक स्रोत है, तो दीर्घकालीन वित्त का हो जाएगा भाई आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दीर्घकालीन वित्त का। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभों का पुनर्निवेश है, लाभों को जो पुनर्निवेश का स्रोत है भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन वित्त का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, दीर्घकालीन वित्त का। और हम लोग एडिशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशनल क्वेश्चन क्या बोला है कि बैंक साख एक स्रोत है, बैंक से जो हम लोग माने कि कम समय के लिए जो ऋण लेते हैं भाई, क्या होता है, ये अल्पकालीन वित्त का साधन हो जाता है, यानी कि कम समय के लिए ऋण लेते हैं भाई। बैंक साख स्रोत क्या है भाई, बैंक जो उधार देती है भाई कम समय के लिए देता है, अल्पकालीन वित्त का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि व्यापारिक साख का स्रोत है, व्यापारिक साख का स्रोत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आप अल्पकालीन वित्त का हो जाएगा भाई, अल्पकालीन वित्त का हो जाएगा। व्यापारिक साख का स्रोत भाई क्या है, तो अल्पकालीन वित्त क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिविकर्ष की सुविधा मिलता है किस पर, तो भाई चालू खाते पर। ओवरड्राफ्ट का सुविधा किस पर मिलता है, तो चालू खाता पर मिलता है, जो आपका करंट अकाउंट होता है भाई, इसी पर ओवरड्राफ्ट का सुविधा मिलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रोकड़ साख का स्रोत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्पकालीन वित्त का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, अल्पकालीन वित्त का। रोकड़ साख स्रोत किसका है भाई, तो अल्पकालीन वित्त का साधन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य है, तो लाभों को अधिकतम करना होता है और संपदा को अधिकतम करना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधन का ये दोनों उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दीर्घकालीन वित्त के साधन है, तो अंशों का निर्गमन हो जाएगा, ऋण पत्रों का निर्गमन हो जाएगा, वित्तीय संस्थाओं से ऋण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, सब ही हो जाएगा। अब 21 नंबर चैप्टर देख लेते हैं भाई। 21 नंबर चैप्टर क्या बोला है, लागत एवं लाभ निधान बोल रहा है। 21 नंबर चैप्टर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेलीफोन जो व्यय होता है कैसा व्यय होता है, तो भाई अर्धचल व्यय होता है, सेमी वेरिएबल खर्च होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रेष्ठ चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है भाई, तो सामग्री लागत। चल लागत को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको परिवर्तनशील लागत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिवर्तनशील लागत भी बोला जाता है, परिवर्तनशील लागत इसको बोला जाता है। चल लागत को क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील लागत बोलेंगे। तो परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या है भाई, सामग्री लागत होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सामग्री लागत। याद से भाई सुन लो, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है भाई, तो सामग्री लागत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ता है, तो जब उत्पादन क्या होता है, कम होता है। अस्थायी लागत जब प्रति इकाई बढ़ते जाएगा तो उत्पादन भाई क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का भाई आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है भाई। कारखाना ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसा आपको खर्च चुनना है जो आपके माने कि फैक्ट्री से संबंधित खर्चा ना हो भाई, तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। वेतन क्या होता है भाई, ये कार्यालय से संबंधित भाई खर्चा है। क्या है, कार्यालय से संबंधित ये खर्च है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, वेतन नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी लागत का उदाहरण है, तो कार्यालय प्रबंधक का वेतन भाई क्या है, अस्थायी लागत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है 6 नंबर कि मूल्य नीति होती है, तो उपभोक्ता के पक्ष में होता है, सरकार के पक्ष में होता है, उत्पाद निर्माता के पक्ष में होता है, सभी के। इसका आंसर हो जाएगा भाई, मूल्य नीति किसके पक्ष में होता है, जो प्राइस पॉलिसी जो होता है किसके पक्ष में होता है, सभी के पक्ष में होता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कुल लागत में शामिल होता है, तो मुख्य लागत होता है, कारखाना लागत होता है, उत्पादन लागत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मुख्य लागत में, कुल लागत में ये सभी लागत शामिल होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थिर लागत का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कारखाने भवन का किराया हो जाएगा और प्रबंधक का वेतन हो जाएगा, दोनों क्या है भाई आपका स्थिर लागत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है, तो कच्चे सामग्री की लागत हो जाएगा और प्रत्यक्ष श्रम व्यय हो जाएगा भाई, ये दोनों क्या है, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लागत के तत्व है, तो ये भाई लागत के तीनों तत्व होता है, सामग्री लागत होता है, श्रम लागत होता है, व्यय होता है, और ये डी डी सभी हो जाएगा। लागत के 3 तत्व होता है भाई, सामग्री लागत, व्यय, श्रम लागत और खर्चा। यहाँ पे व्यय का जगह क्या हो सकता है, खर्च भी हो सकता है, खर्च भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि लाभ निर्धारण की विधियाँ हैं, तो लाभ जो निर्धारण करते हैं दो तरह से भाई लाभ का निर्धारण करते हैं, एक होता है लागत लेखांकन विधि होता है, दूसरा क्या होता है, वित्तीय लेखांकन विधि होता है भाई। जो लाभ निर्धारण जो करते हैं उसका कौन कौन विधियाँ हैं, तो भाई लागत लेखांकन विधि होता है, वित्तीय लेखांकन विधि होता है। चलिए 22 नंबर चैप्टर देख लेते हैं भाई। 22 नंबर चैप्टर में क्या बोल रहा है कि विकास की गिरती स्थिति में क्या होता है भाई, तो विकास की गिरती स्थिति में जब कोई मैंने व्यवसाय माने कि डाउन होने लगता है भाई, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो उद्यम अपने आप को जीवित रखना कठिन पड़ता है भाई। उद्यम जो होता है माने उसको घुटन होता है, बंद करने के कारण आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है
कि उद्यम को तेज़ गति से हानियाँ होने लगती है। बिल्कुल भाई, जब आपका माने कि ज़्यादा माने कि गिराव हो जाएगा, गिरावट आ जाएगा व्यवसाय में, तो भाई क्या होगा, आपको तेज़ गति से हानि होने लगेगा। उद्यम दुकान बंद करना का अच्छा माना जाता है। जो माने कि उद्यमी होता है अपने व्यवसाय को बंद करना ही बेहतर माना जाता है, बेहतर मानता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा भाई, ये सभी कंडीशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि सम्मेलन का अर्थ भाई क्या होता है। तो दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण। जब दो या दो से अधिक व्यवसायों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मेलन बोलते हैं भाई। जब दो या दो से अधिक व्यवसाय एक साथ मिलकर भाई काम करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग सम्मेलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्यतः विविधीकरण को वर्गीकृत किया जाता है तो 4 तरीकों में वर्गीकृत किया जाता है। जो विविधीकरण होता है भाई, इसको कितने प्रकार होता है, चाहे कितने भागों में इसको बांटा जाता है, तो 4 तरीकों में इसको बांटा जाता है, 4 तरीकों में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था भाई, फ्रेंचाइजिंग भाई क्या है। फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत भाई क्या होता है, तो उत्पाद पर जो नियंत्रण होता है फ्रेंचाइजर के पास होता है। देखो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है भाई, कि फ्रेंचाइजिंग जो होता है भाई एक तरह का मानने की समझौता है, जिसके अंतर्गत जो फ्रेंचाइजर होता है वो गुड्स का मानने की मालिक होता है, और जो फ्रेंचाइजी होता है गुड्स का एजेंट होता है भाई। गुड्स का माने कि एजेंट होता है, जो माने गुड्स का जो मालिक होता है फ्रेंचाइजर भाई किसको देता है, माने माल बेचने के लिए फ्रेंचाइजी को, और फ्रेंचाइजी माल बेचता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, कमीशन या फीस मिलता है। तो इस कंडीशन में भाई उत्पाद पर जो नियंत्रण होगा कौन करेगा, तो फ्रेंचाइजर करेगा, जो मालिक होगा भाई वही ना नियंत्रण करेगा। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। उत्पाद पर नियंत्रण कौन करेगा, फ्रेंचाइजर के पास होता है, ये आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन बोला कि संघीय एक तकनीक है भाई। तो संघीय एक तकनीक कैसा तकनीक है भाई, तो अन्य क्षेत्रों में विविधता करना होता है। संघीय के अंतर्गत भाई क्या होता है कि कोई भी व्यवसाय जो होता है माने कि दूसरा व्यवसाय को शुरू कर देता है भाई, दूसरा प्रोडक्ट का व्यवसाय शुरू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका अन्य क्षेत्रों में विविधता करना होता है। संघीय एक तकनीक है तो अन्य क्षेत्रों में विविधता करना हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एकीकरण से अभिप्राय है, तो बाहरी विस्तार होता है। एकीकरण से भाई क्या होता है, तो बाहरी विस्तार होता है। हम लोग माने कि व्यवसाय को बाहर के और माने की ओर बढ़ाने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकीकरण से अभिप्राय है तो बाहरी विस्तार हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाजार विधर्म में भाई क्या होता है, तो बाजार विधर्म में जो होता है एक पुरानी संपत्ति को एक नए से बदलना होता है। बाजार विधर्म में क्या होता है भाई, एक पुरानी संपत्ति को नए से बदलना होता है। ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रय संवर्धन विकास एवं समृद्धि के उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नए परिवर्तनों को अपनाना होता है, बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करना होता है और बाजार में अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समृद्धि के विभिन्न स्तर है, तो भाई समृद्धि के 4 स्तर होता है, 4-5 स्तर होता है भाई। उपक्रम का जन्म स्तर होता है, उपक्रम का विकास स्तर होता है, उपक्रम का विस्तार स्तर होता है, और उपक्रम का एक पतन स्तर होता है भाई। उपक्रम का एक माने कि परिपक्व स्थिति होता है। ये 5 स्तर होता है भाई समृद्धि का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि समृद्धि को प्रभावित करने वाला घटक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा भाई। प्रतियोगिता प्रभावित करता है, तकनीकी प्रभावित करता है, परिवर्तन प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए अब चैप्टर नंबर 23 में आ गया भाई। आप 23 नंबर चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव मात्र बोल रहा है कि शासकीय कर्तव्य है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा भाई। शासकीय जो कर्तव्य होता है इनमें से क्या होगा भाई, इसका कोई आंसर नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमी के दायित्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका भाई सभी हो जाएगा। उद्यमी का जो दायित्व होता है समाज के प्रति होता है, सरकार के प्रति होता है, और पर्यावरण के प्रति होता है। देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन है कि नहीं भाई। तो भाई इसी के साथ आपका मानने के सारे क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो चलो ये सारे क्वेश्चन को भाई बढ़िया से देख लेना आप लोग, इसमें से भाई पक्का कर ले, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए भाई, ताकि उनको भी अपना ऑब्जेक्टिव मानने के अच्छे ढंग से कर ले, और अभी स्टूडेंट 35 या 35 EPS में ऑब्जेक्टिव मार सकें। थैंक यू टू एवरीवन।